दिव्या और सीमा दोनों देवरानी जेठानी थी। दिव्या बहुत अमीर घर से थी तो वहीं सीमा गरीब परिवार से थी, मगर बहुत लड़ाकू थी, जिस कारण दोनों में आए दिन युद्ध होता रहता था। ऐसे ही एक दिन दिव्या अपने कमरे में आराम कर रही थी। गर्मी से दिव्या का दम घुट रहा था। वो गुस्से में बाहर आती है और अपनी सास कुसुम से बोलती है, माँ जी, अब तो हद हो गई है। इस जून की गर्मी में आपके घर में तो एक पंखा भी नहीं है। क्यों किसी निर्दोष की जान लेनी पड़ तो ली हो। एक पंखा तो लगा देती आप, भला हो जाएगा हमारा। शादी से पहले मेरे घर में एसी लगा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि प्यार करने की ये सजा मिलती है, वरना मैं कभी किसी गरीब इंसान से प्यार नहीं करती। बहू, गलती किसकी है? ये तो तेरी है। अब पंखा मैं लगाऊं? प्यार तूने किया है, शादी भी तूने ही गरीब परिवार में करी है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि पंखा मैं लगा कर दूं। माँ जी, मैं तो हूँ इस घर की जिम्मेदारी, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उस जिम्मेदारी के लिए कुछ करें? देख बहू, हमारी तो आदत हो चुकी है इस गर्मी में रहने की। हम मिट्टी से जुड़े लोग हैं। पंखे में, कूलर में, एसी में भरोसा नहीं रखते। हम प्राकृतिक रूप से हवा लेने में भरोसा रखते हैं। मेरी बात मान तो तू भी इन्हीं चीजों को जीवन में ला, ताकि आगे चलकर तू स्वस्थ रहे। माँ जी, आप लोगों की आदत है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मेरे बारे में तो सोच लो। 24-25 साल से मैं अपने मायके में थी और वहाँ पर मैं एसी में रह रही हूँ। अचानक से बिना पंखे के गुजारा करना मेरे लिए कितना मुश्किल है। एक बार मेरे बारे में तो सोच लो। तभी वहाँ पर सीमा आती है और सीमा दिव्या से बोलती है, हे भगवान, अरे दीदी, आप भी ना बेकार में माँ जी का खर्चा बढ़ाने का सोचने लगती हो। अरे गर्मी भी नहीं है जो हम पंखा लगाएं। तुम क्या समझोगे सीमा, तुम्हारे घर में तो पंखा कभी होगा ही नहीं। तुम्हें क्या समझ आएगी कि मुझ पर क्या बीत रही है। खैर छोड़ो, कोई फायदा नहीं है इन बातों का। दिव्या बेचारी अपने कमरे में आ जाती है। तभी सीमा अपनी सास के कान भरते हुए कहती है, माँ जी, शहरी लोगों के बहुत ज्यादा ड्रामे होते हैं। अब इनको पंखा लगवा कर दो। हमें तो आदत नहीं है इन चीजों की। मेरी बात मानो, आप ना इसकी बात को नजरअंदाज कर दो। वे सब तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पंखा लगवा देती हूँ। दिव्या बहू को बहुत परेशानी हो रही है। बेचारी को आदत नहीं है इन चीजों की। अरे माँ जी, ज्यादा सर पर चढ़ा होगी तो एक दिन आपके सर पर चढ़कर ही जेठानी जी नाचने लगेगी। मेरी बात मानो, इन चीजों को नजरअंदाज करो। अरे धीरे धीरे आदत हो जाएगी इनको। अरे गर्मी से ना कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो एक काम करते हैं ना, हाथ वाला पंखा बना देती हूँ। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। गर्मी है तो 4-5 हाथ वाला पंखा दे देती हूँ बनाकर। अब हाथ से ही पंखा करेगी वे। सीमा को अपनी जेठानी को इस तरह से परेशान देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वो अपनी सास को हमेशा अपनी जेठानी के खिलाफ भड़काती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी जेठानी को हाथ वाला पंखा देते हुए कहती है, ये लो दीदी, अब आपको गर्मी नहीं लगेगी। पंखा चाहिए था ना आपको, ये है ऐसा पंखा जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये हवा उतना ही देगा जितना हवा आपको चाहिए। ये कैसा गंदा मजाक है, हद होती है किसी चीज की। ये पंखा तुम अपने पास ही रखो। मैंने अपने पापा से बात की है, वे आज मेरे लिए पंखा भिजवा देंगे। अब मेरे कमरे में वे पंखा लगेगा। मैं अपने कमरे में आराम से अपने पापा के दिए हुए पंखे में सोऊंगी। तुम अपना देख लो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है फिर। दिव्या आराम से अपने पापा के दिए हुए पंखे में आराम किया करती है। यह देखकर सीमा को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन दिव्या घर पर नहीं थी। सीमा मौका देखकर दिव्या का पंखा खराब कर देती है। जब दिव्या घर आती है तो वो देखती है कि पंखा चल नहीं रहा है। वो पास के ही मैकेनिक को बुलाकर पंखा ठीक करवाती है, लेकिन पंखा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये क्या, पंखा तो खराब हो गया। अब अगर पापा से फिर पंखे के लिए बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। उनको भी ये लगेगा कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, कि मेरी इतनी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। जाने दे दिव्या, जैसी तैसी गर्मी में गुजारा करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे गर्मी और ज्यादा बढ़ रही थी। बेचारी दिव्या गर्मी में ही जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। वो किसी से कुछ नहीं बोलती थी। ज्यादा गर्मी होने के कारण दिव्या के पूरे शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं। उसका पूरा शरीर गर्मी से बेहाल हो जाता है। ये देखकर उसकी सास दिव्या से बोलती है, हे भगवान, दिव्या बहू, ये सब क्या है? तेरे पूरे शरीर पर लाल लाल दाने कैसे हो गए? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं माँ जी, गर्मी का नतीजा है। जो पंखा भी भेजा था वो भी खराब हो गया। ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा दोबारा।
मैंने उनको कुछ कहा ही नहीं और आपको कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए जैसे तैसे गुजारा कर रही हूँ। तू एक काम कर, सबसे पहले तू डॉक्टर के पास जा, मुझे तेरी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। नहीं माँ जी, मुझे कहीं नहीं जाना। तभी वहाँ सीमा आती है और सीमा कहती है, अरे माँ जी, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, गर्मी में ऐसे दाने हो जाते हैं और आप ना खामाखा डॉक्टर के पास जाने के लिए भेज रही हो, और वैसे भी गर्मी के कुछ महीने तो हैं, गुजर जाएंगे, थोड़ा और गुजारा तो करना ही पड़ेगा ऐसे। बस कर सीमा, बहुत हो गया तेरा, कहीं ना कहीं गलती मेरी है और तेरी भी है। तू हमेशा मुझे भड़काती रहती है कि पंखा मत लगाओ, पर मैं ही भूल गई कि मेरी बहू को इन चीजों की आदत है, इसलिए उसे इतनी दिक्कत हो रही है। 2-4 पैसे बचाने के चक्कर में मैं दिव्या की ये हालत नहीं देख सकती। मुझे माफ कर दो बहू, आज ही मैं हर कमरे में अलग अलग पंखा लगवाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में किसी भी सदस्य को कोई दिक्कत परेशानी हो। लेकिन माँ जी, मैं तो उस घर में रह रही हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर इनको इतनी दिक्कत क्यों है? सबका शरीर एक जैसा नहीं होता सीमा, दिव्या को आदत नहीं है इन चीजों की, तुझे और मुझे तो इस माहौल में रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम दिव्या के बारे में सोचना हमारा फर्ज है, तो हमें ही देखा जाएगा कि हमें क्या करना है दिव्या के लिए, और मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, मैं बस यही समझना चाहती थी कि आपको मुझसे दिक्कत होती है या गर्मी से। सास दिव्या को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर दिव्या को लाल दानों की दवाई दे देते हैं। अब जाके घर में पंखा लग जाता है। पंखा लगने के बाद पूरा परिवार पंखे का आनंद लेता है। जया बहुत गरीब थी, दिल से बहुत अमीर थी। जया की सास के गुजर जाने के बाद जया अपनी 2 नंदों की शादी बड़ी ही धूमधाम से और शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के घर में करती है। दोनों नंद की शादी एक ही घर के रहने वाले 2 भाइयों से हो जाती है। नंद की शादी के बाद जया और उसके पति के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कर्जदार जया के घर आता है। अरे भाई, तुम लोगों को कर्ज दिए हुए कितना समय हो गया है, मेरा कर्ज मुझे वापस मिलेगा या नहीं? ब्याज तुम लोगों का दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन तुमने अभी तक मेरा कर्जा पूरा नहीं किया है। आखिर चाहते क्या हो? कर्जा देने का मन है भी या नहीं? भाई साहब, माफ करना हमें कि आपको इतनी तकलीफ हो रही है हमारी वजह से। बाकी थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम आपके घर पर आपको दे देंगे। दरअसल अभी मेरे पति का काम छूट गया है, जिस वजह से घर की आर्थिक हालत और ज्यादा खराब हो गई है। अरे तो मैंने ठेका ले रखा है क्या? कर्जा लेते समय तो तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन जब देने की बारी आई तो तुम्हें देने में दिक्कत हो रही है। 2 महीने का समय और दे रहा हूँ। अगर 2 महीने के अंदर तुमने मेरा कर्जा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें ना इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। उसके बाद झोपड़ी बनाकर रहना या फिर किराए के घर में रहना, मुझे इससे मतलब नहीं है। तभी वहाँ जया की दोनों नंद प्रिया और नेहा आती है और कर्जदार भी उनके आने पर वहाँ से चला जाता है। तभी प्रिया अपनी भाभी से बोलती है, अरे भाभी, ये कर्जदार फिर से आया आपके पास? अरे भाभी मेरी, कंजूसी का क्या करना, अब तो इसका कर्ज वापस कर दो। हाँ प्रिया, कर देंगे कर्ज वापस, लेकिन अभी तुम्हारे भैया का काम नहीं चल रहा है, तो वे 15 दिन से घर पे ही बैठे हुए हैं। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर बात करते हैं खूब सारी। जया उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। दोनों नंद अपनी भाभी से बोलती है, भाभी मैं क्या कह रही थी, कल हमारे घर पूजा है और घर में ना बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ऐसे समय में आप हमारी भाभी काम नहीं आओगे तो कौन काम आएगा? कल आप समय पर आ जाना, बहुत सारा काम है पूजा का। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। दरअसल भाभी, हमारी नौकरानी ना गांव गई है, उसका बेटा बीमार है और हम दोनों अकेले कितना सारा काम कर पाएंगे, इसलिए हमें ना आपकी जरूरत है, तो आप हमारी मदद करोगी ना? अरे ये भी पूछने वाली बात है, मैं कल समय से आ जाऊंगी और घर का सारा काम कर दूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ऐसे ही अगले दिन जया अपनी नंद के ससुराल जाती है। जैसे ही जया वहां जाती है, दोनों नंद अपनी भाभी को किचन का काम थमा देती है और खुद फोन पर अपनी सहेलियों से बातचीत करने लग जाती है। धीरे धीरे जया घर का सारा काम अच्छे से खत्म कर देती है। तभी वहां पर प्रिया की सहेली आती है
और प्रिया अपनी सहेली से बातचीत करने लगती है। तभी जया प्रिया से बोलती है, प्रिया, मैंने सारा काम खत्म कर दिया। और कोई काम है क्या? भाभी, घर का काम तो आपने कर दिया, अब आप ना घर चले जाओ। आपको तो पता है ना कि हमारे रिश्तेदार कितने अमीर हैं, सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और आपको अगर किसी ने देख लिया ना तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए आप घर जाओ। पूजा का जो प्रसाद होगा तो मैं घर भिजवा दूंगी आपके लिए और भैया के लिए। और अगर किसी ने पूछ लिया ना कि आप कौन हो, तो बोल देना कि मैं आपकी मालकिन हूँ। आपको समझ आ गया ना भाभी? रिश्ते ना स्टेटस देखकर निभाया जाता है। अब तुम दोनों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जया को अपनी नंद का ऐसा व्यवहार बहुत बुरा लगता है और वह घर आ जाती है। यूं ही 5 साल गुजर जाते हैं और इन 5 सालों में जया और उसका पति दोनों ही जी जान लगाकर खूब मेहनत करके अपना एक आलीशान घर बना लेते हैं। उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जया और उसका पति ने खूब संघर्ष किया था अपनी किस्मत को बदलने के लिए, और इस दौरान नेहा और प्रिया ने जया और उसके पति को पहचानने से इनकार कर दिया था। अब समय काफी बदल चुका था। ऐसे ही एक दिन जया अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही थी। तभी अचानक उसकी कार को एक औरत रुकवाती है। जया जैसे ही कार रोकती है तो वो देखती है कि वह औरत उसकी नंद प्रिया है, जिसकी हालत एक फटीचर वाली थी। प्रिया अपनी भाभी को इस तरह देखकर बहुत हैरान हो जाती है और रोते हुए अपनी भाभी को गले लगा लेती है और कहती है, भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आपको नीचा दिखाया है सिर्फ अपनी अमीरी के कारण, और आज वो अमीरी ही हमारे पास नहीं है। मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ गया है, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया है। भाभी, सही कहा है किसी ने, जो दूसरों का अच्छा नहीं कर सकता उसका भगवान भी अच्छा। इतना बोलकर जया प्रिया को अपने घर ले जाती है, जहाँ प्रिया अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत घमंड था अपनी अमीरी पर। मैं हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, और आज भगवान ने मुझे इतना नीचे गिरा दिया कि मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। मेरे पति का बहुत बड़ा घाटा हुआ है, हमारा घर तक बिक गया है, हम दोनों बहनें सड़क पर आ गए हैं। हम एक किराए के मकान में रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। जैसे ही मेरे पति का नुकसान हुआ, वैसे ही मार्केट में उनका नाम भी खराब हो गया। कोई उन्हें काम देने को तैयार नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं जानती हूँ कि जो हुआ वह बुरा हुआ है, लेकिन ये जो शरीर है ना, मिट्टी का है और ये भगवान ने बनाया है। हमें अपने शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और रही बात अमीर और गरीबी की, तो ये भी ऊपर वाला करता है। अगर वह अमीर बनाकर भेज सकता है तो उसे गरीब बनाने में भी 2 मिनट लगते हैं, और अगर गरीब बनाया है तो अमीर बनाने में भी समय नहीं लगेगा। हमें कभी भी किसी चीज का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ भाभी, मेरा सारा घमंड अब टूट चुका है। अब हम इतने गरीब हो चुके हैं कि हम नेहा का ठीक से इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। नेहा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे किसी अच्छे अस्पताल में ले जाने की जरूरत है, जो कि हमारी औकात नहीं है। जया को अपनी नंद की हालत पर दया आ जाती है और वे अपनी नंद नेहा का एक अच्छे अस्पताल में इलाज कर पाती है। धीरे धीरे नेहा की तबीयत में सुधार आ जाता है। जया अपनी दोनों नंद को हर तरह से सपोर्ट करती है और उन दोनों के पतियों को अपने पास काम पर रख लेती है। धीरे धीरे जया की वजह से दोनों नंद के गृहस्थ जीवन में सुधार आ जाता है। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, किसी भी चीज को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। जब समय बदलता है ना, अच्छे अच्छे का घमंड तोड़ देता है। निशा एक अमीर घर की लड़की थी, जो कि काफी गोरी और सुंदर भी थी। बस इसी बात का घमंड निशा के अंदर था। निशा गरीब और काले लोगों से बहुत नफरत किया करती थी और उनका बहुत मजाक बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन निशा कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर पार्टी कर रही होती है। तभी वहाँ एक काली लड़की आती है, जो निशा के बगल वाली सीट पर बैठती है। उस लड़की को देखकर निशा को बहुत गुस्सा आता है
और वे पूरे कॉलेज के सामने उस बेचारी लड़की का मजाक बनाती है। तुमने अपनी शक्ल देखी है, अपना हुलिया देखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल में बैठने की? क्यों, इस सीट पर क्या तुम्हारा नाम लिखा है? इस लड़की की हिम्मत तो देखो, शायद ये लड़की जानती नहीं है कि किससे बात कर रही है। अपनी औकात देखकर मुझसे बात कर, और अगर ज्यादा बदतमीजी की तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से धक्के मार कर निकलवा दूंगी। क्यों निकलवाओगी तुम मुझे इस कॉलेज से धक्के मार कर? ठीक है, मैं काली हूँ और गरीब हूँ, तो क्या हम काले लोगों को तुम अमीर लोगों के बगल में बैठने की इजाजत नहीं है? कहाँ लिखा है, किस कानून और किस किताब में लिखा है कि अमीरों के साथ गरीब नहीं बैठ सकता, गोरे के साथ काला नहीं बैठ सकता? मेरी डिक्शनरी में लिखा है, और कुछ? इतना बोलकर निशा उस लड़की को एक तमाचा मारती है और उसके मुंह पर पानी का गिलास फेंक देती है और वहां से चली जाती है। एक गरीब लड़की की बेइज्जती करके निशा को बहुत अच्छा लगता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन निशा के घर पर उसकी मौसी की लड़की आती है, जिसका रंग भी काला था। वे हर बार की तरह अपनी मौसी की बेटी का मजाक बनाती है। तो तुम फिर यहाँ आ गई? मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरे घर में काले लोगों के लिए जगह नहीं है। क्या अब मैं घर के बाहर एक बोर्ड लगा दूं? निशा, लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी घमंडी और बदतमीज हो। इंसान को अपने गोरे रंग पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबका हिसाब करता है। और मेरी बदुआ लगेगी तुम्हें। जिस तरह तुम गरीब और काले लोगों का मजाक उड़ाती हो ना, देखना एक दिन तुम्हारी शादी एक गरीब घर में होगी, जहाँ तुम्हारे गोरे रंग की कोई कीमत नहीं होगी। निशा को अपनी बहन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। समय ऐसे ही बीतता है और समय का पहिया कुछ इस तरह चलता है कि निशा की बहन की बात सच हो जाती है और निशा को एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। पर निशा इस बात से अनजान थी कि जिस लड़के से वे प्यार करती है, वे लड़का गरीब घर से है। अब निशा बिना उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखे अमित से शादी कर लेती है और शादी के बाद निशा को पता चलता है कि अमित एक गरीब परिवार से है। अमित, यह तुम्हारा घर है? ये कबाड़ खाना। तुम अपने परिवार के साथ इस घर में कैसे एडजस्ट करते हो? निशा, ये क्या तरीका है बात करने का? आज तुम्हारा मेरे घर में पहला दिन है और तुम अपने ससुराल में पहले ही दिन इस तरह से बदतमीजी कर रही हो। आखिर इतना घमंड अच्छा नहीं होता। घमंड तो होगा ही ना मेरे अंदर। आखिर मैं इतने अच्छे घर से जो हूँ और इतनी गोरी भी, पर तुम्हारे घर में तुम्हें छोड़कर सब काले हैं और तुम्हारा घर कितना छोटा है। अगर मुझे पता होता कि तुम गरीब हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैंने गलती करी, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड चेक नहीं किया। अमित निशा को काफी समझाने की कोशिश करता है, पर निशा अपना रवैया नहीं बदलती। और कुछ देर बाद जब उसकी सास विमला निशा के पास आती है, तो निशा अपनी सास से बड़े ही बेरुखी से बात करती है। ओह माय गॉड, गरीब लोग का पता नहीं क्यों मेरे सामने आ जाते हैं। बुढ़िया, वह तो मेरी किस्मत खराब है, मैं घर की बहू बन गई। बहू? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमित बेटा, बहू किस तरह से बातें कर रही है? तूने तो कहा था कि लड़की बहुत अच्छी है, बातों से तो लगता नहीं। गरीब की हिम्मत तो देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई। अमित, क्या तुमने अपनी माँ को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। अब तुम एक बात अच्छे से जान लो, तुम इस घर की बहू हो और आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई है और उसके बाद आज ही तुम्हारी पहली रसोई भी होगी। तो सारी तैयारियां कर लो, मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती मत करवाना। अच्छे घर से हो, अच्छे तरीके से रहो। विमला भले ही गरीब थी, पर उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर थी। इसलिए वे अपनी नई नवेली बहू की बदतमीजी नहीं झेलती और उसे तमीज सिखाती है। पर निशा भी हार नहीं मानती और अपनी सास को परेशान करने के लिए जानबूझकर मुंह दिखाई की रस्म में छोटे कपड़े पहन लेती है और घर आए सभी मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं। पहली बार निशा की वजह से विमला को सभी के सामने अपमानित होना पड़ा था।
इसलिए विमला भी पीछे नहीं हटती और निशा को खींचकर कमरे में लाती है और उससे कहती है, माना कि हम गरीब हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। और अगर तुम्हें इतना ही घमंड है अपनी अमीरी का, तो मेरे बेटे को छोड़कर तुम जा सकती हो। वैसे भी तुम इस घर के लायक नहीं हो। जो लड़की अपने ससुराल में पहले दिन अपने ससुराल वालों की इज्जत मिट्टी में मिला दे, वह लड़की कभी भी अपने ससुराल वाले को मायका का दर्जा नहीं दे सकती। क्या कहा तूने? मैं अमित को छोड़ दूं? अरे जिस लड़के के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? अमित मेरा पति है। अब वह मेरे साथ मेरे मायके में रहेगा और मेरी माँ के साथ काम करेगा। अमित तेरा पति होने से पहले मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह पहले अपने बेटे का फर्ज निभाएगा। बहुत हो गया अमित, बहुत सह ली मैंने तुम्हारी माँ की बातें। आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और मेरी सास मुझ पर आज से ही रौब झाड़ रही है। कल को पता नहीं ये मेरा क्या हाल करेगी। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगा तुम्हें सिर्फ अपनी सुंदरता और गोरे रंग पर घमंड है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी अमीरी पर भी घमंड है। जो लड़की अपने पति की इज्जत नहीं कर सकती, अपनी सास की इज्जत नहीं कर सकती और अपने ससुराल में पहले ही दिन अपने सास ससुर की नाक कटवा दे, वो मेरा क्या हाल करेगी। मैं तुम्हारे साथ घर जमाई बनकर चला भी जाऊं, पर क्या गारंटी है कि तुम मुझे इज्जत दोगी? क्योंकि तुम जिस गरीब औरत का मजाक उड़ा रही हो, मैं उस गरीब औरत का बेटा हूँ। मुझे माफ करना निशा, पर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब मर्जी तुम्हारी है, तुम मुझसे रिश्ता रखो या तोड़ो। अमित निशा के साथ जाने से मना कर देता है, जिसके बाद निशा भी गुस्से में अमित को छोड़कर चली जाती है। पर जब निशा अपने मायके जाती है तो उसकी माँ भी उसे अपनाने से मना कर देती है और उसे उसके ससुराल जाने को कहती है। शादी के बाद बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है। अब तेरा ससुराल अमीर हो या गरीब, तुझे अपने ससुराल में ही रहना होगा। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब ये दरवाजे तभी खुलेंगे जब तू इज्जत के साथ दामाद जी के साथ मेहमान बनकर मेरे घर आएगी। अब निशा के पास ना तो ससुराल का घर था और ना ही मायके का, जिस वजह से निशा की आंखें खुल जाती है और वह अपने ससुराल वापस जाती है और अपनी सास से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। विमला भी अपनी बहू को माफ कर देती है, जिसके बाद फिर कभी निशा अपने गोरे रंग का और अपने अमीर होने का घमंड नहीं दिखाती और अपने गरीब ससुराल में घुल मिल कर रहती है।